मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 की आज की क्लास में हमारा विषय है साम्यवादी चीन की विदेश नीति भाग 2। पिछली क्लास में हम लोगों ने चीन की विदेश नीति के बारे में जानना था। उसमें हमने देखा कि चीन के उदय का क्या महत्व है, विश्व राजनीति में उसका क्या प्रभाव पड़ा और चीन की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे चीन की विदेश नीति के आधारभूत तत्व क्या है, उसके साधन क्या है और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से चीन ने अपनी नीति को निर्धारित किया है। चीन की जो विदेश नीति है वो कई तत्वों से प्रभावित है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जैसा कि हमने अमेरिका की विदेश नीति पढ़ते समय भी देखा था, भौगोलिक स्थिति है। पहाड़ों से घिरा अत्यधिक ठंडा प्रदेश, एक तरफ भारत जैसा बड़ा देश, दूसरी तरफ रूस से लगती हुई सीमाएं, तिब्बत, नेपाल, भूटान और काफ़ी हद तक हम कहें तो एक ऐसी स्थिति जिसमें वो एशिया में एक अलग क्षेत्र में बहुत बड़े भूगोल में बैठा है। नदियाँ भी हैं, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है। ऐतिहासिक परंपराएं हैं उसकी, अपनी लंबा इतिहास है, लंबे समय से चला आया मंगोल शासन का इतिहास उसका। राजनीतिक विचारधारा किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चीन में भी ऐसा ही है। चीन में राजनीतिक विचारधारा में 1949 से पहले राष्ट्रवादी विचारधारा थी, चांग काई शेक की सरकार थी। लेकिन 1949 में लाल क्रांति हुई माओ त्से तुंग के नेतृत्व में और चीन में साम्यवाद का एक साम्यवादी क्रांति के माध्यम से संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र साम्यवादी रंग में रंग गया। आंतरिक राजनीति का उतार चढ़ाव रहा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों का उस पर निरंतर दबाव बना रहा। हम चीनी विदेश नीति के प्रेरणा स्रोत को देखें तो उसमें चीन का ये विश्वास था कि उसे वो एक महाशक्ति है और उसे एक महाशक्ति की भूमिका विश्व में निभानी है। ये उसके नेताओं का दावा रहा हमेशा। जैसे चाउ एन लाई ने यह दावा किया कि किसी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या, विशेषतः एशिया से संबंध रखने वाली समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि चीनी गणराज्य इसमें भाग न ले। तो चीन अपने आप को एक महाशक्ति समझता था, एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थिति में मानता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी रूप में वो मानता है। तो ये पहला जो विश्वास है, इसने चीन को एक अलग तरह की विदेश नीति के रूप में ढाला। दूसरा प्रेरक तत्व है उग्र राष्ट्रीयता। चीनी शासक चंगेज खां और कुबले खां की विस्तारवादी नीति थी और राष्ट्रीय सीमा का उन्होंने कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा एक बड़े चीनी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा की और इसके आधार पर उग्र राष्ट्रवादी बन गए और इसीलिए वो निरंतर सीमा विस्तार करने में विश्वास करते थे। तीसरा प्रेरक तत्व है राष्ट्रीय हित। हालांकि चीन साम्यवाद में विश्वास रखता है, परंतु उसकी नीति का वास्तविक निर्धारक सैद्धांतिक धारणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि जैसा कि किसी भी देश की विदेश नीति निर्धारित होती है, उसका भी वही है राष्ट्रीय हित। स्वतंत्रता के बाद या हम कहें कि क्रांति के बाद से अमेरिका से उसकी शत्रुता रही और ये विदेश नीति का स्थायी आधार रहा उसका। परंतु इस विरोध का जो वास्तविक कारण है वो विचारधारा से ज़्यादा एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में उसका राष्ट्रीय हित है, जिसमें वो अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहता है। चीन का चौथा प्रेरक तत्व है परंपरागत प्रवृत्ति और आधुनिक राष्ट्रवाद। चीनी सभ्यता और इतिहास हजारों साल पुराना है। 2000 वर्षों में चीन ने शक्तिशाली होने पर सुदूर पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित किए। 19वीं सदी में यूरोप की महाशक्तियों ने उसे परास्त कर उसके साथ अपमानजनक संधियां की और उसे स्वीकार करना पड़ा। इसके प्रबल प्रतिक्रिया के रूप में जब
साम्यवादी क्रांति हुई तो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए चीन ने अपने आप को एक महान शक्ति बनाने की मुहिम छेड़ दी और इसके तहत उसने पश्चिमी शक्तियों और जापान का प्रभाव, प्रभुत्व और वर्चस्व को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की। माओ त्से तुंग ने 1949 में कहा, हमारा राष्ट्र अब कभी अपमानित नहीं होगा, हम उठ खड़े हुए हैं। पांचवा प्रेरक तत्व है उनका साम्यवादी विचारधारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद और पूंजीवाद में संघर्ष चला, शीत युद्ध हुआ, विश्व स्तरीय क्रांति हुई। क्रांति के रूप में हम देखते हैं 1949 में साम्यवाद में क्रांति हुई और चीन का ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जब भी विश्व में पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य संघर्ष होगा तो साम्यवाद विजयी होगा। तो ये उनका दृढ़ विश्वास था शुरू से। चीन के साम्यवाद में बहुत सारी विचारधाराओं का संगम हुआ, मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ का, और उन सब से मिलाकर के सोवियत संघ से अलग चीन का दर्शन रहा। चीन सैनिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों में एक साथ गठबंधन चाहते थे। जैसा कि माओ त्से तुंग कहा करते थे, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। उनके लिए तटस्थ या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का कोई महत्व नहीं था। वो विश्व को दो वर्गों में बांटते थे, एक जो साम्यवादी है, दूसरे जो साम्यवादी नहीं है। इसके अलावा कोई राष्ट्र नहीं है। माओ की जो विदेश नीति थी, उन्होंने एक अलग तरह की विदेश नीति को अपनाया जिसे लचीलापन कहा जा सकता है। वो कहा करते थे, शत्रु आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। शत्रु खाई खोदता है, हम उसे परेशान करते हैं। वो थकता है, हम उस पर हमला करते हैं। वह पीछे हटता है, हम उसका पीछा करते हैं। किसी भी घटना या जो विकास है, उस प्रक्रिया का अनिवार्य अंग उन्होंने इस तरह से माना, हमला करने के लिए रक्षा करना, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, सामने की स्थिति लेने के लिए डेरा डालने की स्थिति ग्रहण करना और सीधे जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलना। तो इस तरह से चीन की जो विदेश नीति है उसके ये प्रमुख आधार तत्व रहे, जिसमें उन्होंने विदेश नीति को कूटनीतिक आधार पर बनाया, जिसमें जो राष्ट्र हैं विश्व के वो समझ ना सकें कि चीन किस विदेश नीति पे चल रहे हैं। इसलिए वो सामने स्थित राष्ट्र या जिसे हम कहें कि प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र के विरुद्ध एक अलग तरह की विदेश नीति को लेकर के चले। वर्तमान में या यथार्थ में हम कहें कि आधुनिक नेताओं को अगर हम माने तो उसमें विदेश नीति में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो आया देंग शियाओपिंग की नीति से। वो चीन के प्रखर नेता और उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें किए और उदारवादी अर्थव्यवस्था के भूमंडलीय खोल में चीन ने प्रवेश किया। लेकिन साम्यवादी दलीय शासन की व्यवस्था का लोकतांत्रिक उदारवादी स्वरूप नहीं रखा। आज हम देखते हैं कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और जर्मनी जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हैं। हालांकि इस कोरोना काल में उसके संबंध कुछ हद तक खराब हुए हैं। अब आते हैं चीनी विदेश नीति के साधन क्या हैं। चीनी विदेश नीति में हम अगर देखें तो दो तरह की नीति उन्होंने अपनाई। पहली नीति है सैनिक शक्ति। इस सैनिक शक्ति का उद्देश्य उन्होंने रखा, 4 मौलिक उद्देश्य इसके रखे उन्होंने। सैनिक शक्ति चीन के पास बहुत बड़ी है और अपनी विदेश नीति को संचालित करने के लिए वो सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है चीन को साम्यवादी आर्थिक पद्धति के साथ साथ एक बहुत बड़ी सैनिक शक्ति भी बनाना, जिससे कोई भी राष्ट्र उसके सामने खड़ा ना हो सके। सैनिक शक्ति का दूसरा स्वरूप जो है उसका या दूसरा उद्देश्य जो है वो है कि अपनी इस महान सैनिक शक्ति द्वारा एशिया महाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बनना और यहाँ के सभी देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य है सैनिक शक्ति के साथ उसका
एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करना। चौथा उद्देश्य है, जैसा कि चीनी नेताओं ने खुद ने दावा किया, कि वे समूचे विश्व में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध होने वाली क्रांतियों के प्रबल पोषक हैं और क्रांतिकारी युद्ध में प्रत्येक देश की जनता को सहायता देने के लिए हमेशा प्रस्तुत है। एक तरह से जहां भी कहीं साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति होगी तो चीन उसका साथ देगा। ये भी उसकी सैनिक शक्ति का आधार है। चीनी सैनिक शक्ति का मेरुदंड जन मुक्ति फौज है, जिसकी संख्या लगभग 27 लाख है। चीन के पास सभी तरह के प्रक्षेपास्त्र, आणविक आयुध है और उनका मानना है कि हम हर हाल में अणु बम बनाएंगे। तो ये हुआ विदेश नीति के साधनों में पहला साधन, सैनिक शक्ति और उसका उद्देश्य। दूसरा साधन है मूलोच्छेद। मूलोच्छेद का अर्थ है प्रच्छन्न या गुप्त रूप से अंदर ही अंदर विरोध से किसी देश की शक्ति की जड़ों को खोखला करना। यानी आंतरिक स्तर पर किसी भी देश को सैनिक शक्ति के अलावा, क्योंकि सैनिक शक्ति तो दिखाई देती है, उसके अलावा आंतरिक स्तर पर कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से कमजोर करना। ये सैनिक और राजनीतिक दोनों तरह का है। राजनीतिक मूलोच्छेद के तरीके हैं प्रचारात्मक साधन, सहानुभूति रखने वाले संगठनों का निर्माण, सांस्कृतिक शिष्टमंडल, कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण और उसे सहायता देना, असंतुष्ट नेताओं को बढ़ावा देना और आर्थिक सहायता देना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सहायता के माध्यम से किसी भी राष्ट्र को अपने पक्ष में करना चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। इस तरीके के माध्यम से चीन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से इस दूसरे देश में अपने प्रभाव को बढ़ा करके और उस देश की को कमज़ोर करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। अब आते हैं चीन की विदेश नीति के जो विकास चरण हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उग्र नीति का युग 1949 से 53 का काल। इस काल में दो उद्देश्य थे। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और सबसे पहले सोवियत संघ से उसके कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। फरवरी 1950 में मित्रता संधि और पारस्परिक सहायता की संधि हुई। ट्रेड यूनियनों के विश्व संघ के तत्वावधान में एक ट्रेड यूनियन सम्मेलन भी 1950 में बुलाया गया और एक तरह से उन्होंने जो चीन के नेता थे उन्होंने घोषणा की कि समूचे एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति के युद्ध का समर्थन किया जाएगा और इस आधार पर वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपींस के मुक्ति संघर्षों का उन्होंने समर्थन किया। 1949 में चीनी साम्यवाद ने दो उद्देश्यों पर बल दिया। पहला, चीन में से विदेशी प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए, जो थोड़ा बहुत प्रभाव है इसको बिल्कुल खत्म कर दे, और दूसरा, चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाया जाए। 1950 में चीन ने युद्ध विराम के सब प्रस्तावों को ठुकरा दिया और कोरिया युद्ध में भाग लिया। कोरिया आक्रमण के साथ चीन ने तिब्बत में अपनी सेनाएं भेजी। 24 अक्टूबर 1950 को पीकिंग रेडियो ने घोषणा की कि तिब्बत को मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। 1952 के उत्तरार्ध में चीन ने कुछ कारणों से युद्ध की नीति में परिवर्तन करना उचित समझा और उसके आधार पर उन्होंने कुछ नरम विदेश नीति का प्रयोग करना शुरू किया। इनमें से कुछ कारण थे व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयाँ, क्योंकि अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 1952 में स्टालिन की ये घोषणा कि पूंजीवाद और साम्यवाद का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है
चीन ने अनुभव किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और घरेलू कारण जैसे चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरिया युद्ध ने बहुत गहरा प्रभाव डाला था। तो इन कारणों से जहाँ युद्ध की नीति या आक्रामक और उग्र नीति को उसने अपना रखा था, उस नीति में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया और इसके माध्यम से चीन ने अपनी नीति को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की तरफ मोड़ दिया। आज के लिए इतना ही।